नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ज्योग्राफी का मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। आपके एग्जाम दृष्टिकोण से यह मॉडल पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा और क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का रहेगा, कितनी क्वेश्चन कहाँ से पूछी जाएगी। और ध्यान देंगे आपके एग्जाम में आज के इस क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन जो आपके सामने देखने को मिलेगा, इसमें से कम 25 क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जानेंगे 2025 का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल पेपर, उसका पूरा विश्लेषण लेकर के हम आ चुके हैं। यानी कि इस बार भी आप लोगों को जानेंगे 70 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन बनाना रहेगा। और तो और 20 क्वेश्चन रहेगा आपको लघु उत्तरीय, कितना 20, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाना रहेगा। लघु उत्तरीय 20 रहेगा जिसमें से 10 बनाना रहेगा। और जो दीर्घ क्वेश्चन है 5 नंबर वाला वो 6 रहेगा जिसमें से आपको 3 बनाना है, ठीक है। यानी कि आपके एग्जाम में इस सेट से, इस मॉडल सेट से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिले जाएगा, क्योंकि इससे उठा के सीधा आपके एग्जाम बोर्ड में दे दिया जाता है। अतः आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप लोग ये भी चेक कर ले कि आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है, कितनी क्वेश्चन आपको इस सेट से बन रही है। अंत में हमें जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, अतः आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र सभी जगह शेयर कर दीजिए। बस 1 मिनट में आप लोग सबको क्या करिए, शेयर कर दीजिए। फिर आप लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखेंगे, वॉच करेंगे। और आप लोग भी प्रयास करिएगा कि एक एक जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने का, ठीक है। तो आज की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे इसमें कुछ निर्देश दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान कहा जाता है परीक्षार्थी जो यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपका जो अपना भाषा है, प्रयास यही करिएगा कि आप अपना भाषा में ही जवाब दें। अन्यथा आप किताब से छाप दीजिएगा तो जो चेक करने वाले एग्जामर होते हैं उन्हें पता चल जाता है ये कहीं से छाप दिया है, अतः आपका वहाँ पे नंबर कट जाएगा। अतः आपका प्रयास यही होना चाहिए कि क्वेश्चन का जवाब आप अपने भाषा में ही दें। 70 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको कहीं से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बिहार बोर्ड जो मॉडल से जारी किया है, इसका मतलब ये है कि आपका पैटर्न यही रहेगा और क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा जैसा आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। और इसमें से आपको 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा मिल जाएगा। अतः आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है। मानव भूगोल का उपागम कहाँ है, तो देखिए पहला है क्षेत्रीय विभिन्नता, बी में है स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन, डी में इनमें से सभी। तो मानव भूगोल का उपागम तो क्षेत्रीय जो क्षेत्र है वो भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। स्थानिक संगठन, जो स्थानीय जो संगठन सब होते हैं वो भी मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है। अन्वेषण एवं वर्णन, ये सब जो है आपको मानव भूगोल के उपागम ही है। अतः एक का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 2 पर। चलिए आप लोग अपने मित्र दोस्तों में फटाफट शेयर करिए, जल्द से जल्द इस सेशन को लाइक करिए जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चलिए, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। सैन्य भूगोल जो है मानव है ना, कहाँ पे क्या कहता है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। ए में है सामाजिक, बी में है राजनीतिक, डी में है नगरीय, और सॉरी सी में है नगरीय और डी में है आर्थिक। जानेंगे सेना जो है सैन्य भूगोल, ये जो है आपको राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। किस भूगोल के अंतर्गत, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत, यानी कि 2 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3। फेबरे संबंधित है, इसका पूरा नाम है लुसियन फेबरे, आप लोगों को तो पता ही है ना। फेबरे संबंधित है किससे है, ऑप्शन है संभववाद से, निश्चयवाद से, मानवतावाद से, इनमें से कौन है। तो आप सब जानते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यानी फेबरे, इसका पूरा नाम है लुसियन फेबरे, जो है ध्यान के संभववाद से, किससे है, संभववाद से संबंधित, अर्थात आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन में 4 को देखेंगे, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। यानी कि जो महाद्वीप है इसमें से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। ए में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। किसमें जनसंख्या का जो वृद्धि दर है सबसे ज्यादा है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया है, यानी कि कहाँ पे है, तो सॉरी अफ्रीका में। कहाँ पे, अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अमेरिका नहीं, यानी कि अफ्रीका में जो है वहाँ की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है सबसे तीव्र है, क्योंकि वहाँ जो है सूर्य की रोशनी सीधा पड़ती है, जिस कारण से वहाँ की जनसंख्या
वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, और वहां का अधिकतर आप लोग देखिएगा क्या, अधिकतर काला काला रहता है ना, यानी कि आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, और सबसे अधिक जनसंख्या पूछता तो एशिया हो जाता, परंतु यहाँ पे क्या पूछा है, जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है, अर्थात सी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 कहता है, इनमें कौन सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका या दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तो इनमें से कौन सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो बहुत आसान है, दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, भू आकृति, मिट्टी, जलवायु, इनमें से सभी। 6 का, यानी कि तो जनसंख्या जो अलग अलग रहते हैं, यहाँ पे क्या सबसे पूछा है, अगर सबसे अगर नहीं रहता तो सब हो जाता, परंतु पूछा है सबसे महत्वपूर्ण कारण, यानी जनसंख्या जो अलग अलग होते हैं, जैसे मान के चलिए कहीं पहाड़ी है, कहीं पठारी है, कहीं जंगल है, तो वहां पे जनसंख्या तो नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण स्थान महत्वपूर्ण क्या है, जलवायु, यानी कि जलवायु के हिसाब से ही जनसंख्या निवास करती है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। अन्यथा अगर सबसे नहीं रहता तो डी होता, परंतु यहाँ सबसे पूछा गया है, आपका सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है, भारत, चीन, जापान, लेटविया। लिंग अनुपात सबसे ज्यादा पूछा है नहीं, तो आप सबको पता है, यानी हाँ कहते हैं किसका लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है, तो लेटविया का है ना, डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आप लोग फटाफट आप लोग प्रयास करिए, जवाब दीजिए, देखते हैं हम लोग का जवाब क्या आता है, और अंत में हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, जरूर कमेंट करिएगा अंत में आप लोग, परंतु साथ साथ जवाब देने का प्रयास करिए। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है, भारत, जापान, भूटान, रूस। तो किसको कहाँ पे, भूटान। प्रगति का माप यानी खुशी जहाँ रहेगा तो वहाँ क्या होगा, प्रगति। प्रगति क्यों हो रहे हैं भाई, खुश है, इसका मतलब है क्या, और प्रगति हो रहा है, भूटान सबसे आगे है, वहाँ पे ये माप माना जाता है। आगे है आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, जनसंख्या घनत्व से, संरचना साक्षरता से, इनमें से कोई नहीं। 9वां क्वेश्चन ध्यान देंगे, तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध होता है, किससे होता है, पुरुष महिला जनसंख्या से, है ना। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे होता है, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है, केला, चाय, रबर, इनमें सभी। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है, एकल कृषि जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार की खेती हो, है ना, एक होता है मिश्रित कृषि जिसमें अनेकों प्रकार के साथ में खेती की जाती है, तो यहाँ पूछा गया है एकल कृषि, जिस खेती में सिर्फ एक ही प्रकार का खेती हो, है ना, क्या यानी कि तो केला भी एकल कृषि का प्रकार है, चाय भी है, रबर भी है, अतः 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए जैसे इनमें सभी वाला जो आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनमें सभी लगभग लगभग 98% उम्मीद रहता है जो इनमें सभी वाला जो है ना आपको सही होता है। ये चीज अब एक ट्रिक है जो याद रखेंगे, जब आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा उस समय इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में, इनमें सभी वाला में। आगे निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, कृषि, वानिकी, आखिर, इनमें से सभी। प्राथमिक क्रियाकलाप से कौन सा है, तो कृषि भी है, वानिकी भी है, आखिर भी है, अतः डी। क्या आपको बताए थे ना, 98% आपको इनमें सही वाला आंसर सही होने का चांसेस रहता है। 11 क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12, रबर किस प्रकार की कृषि उपज है, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, रबर मिश्रित, प्रारंभिक अस्थायी कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। तो 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा रोपण कृषि, क्या हो जाएगा, रोपण। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो रोपण कृषि, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर, निम्नलिखित में किसे कर्तन धन कृषि भी कहते हैं, 13 नंबर का, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, सपन निर्वहन कृषि, आदिम निर्वहन कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, या मिश्रित कृषि। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, बताइए फटाफट।
इसे कहते हैं तो आदिम निर्वहन कृषि को, यानी कि बी द राइट आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। पंपा क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में, प्रियरी क्षेत्र में, स्टेपीज क्षेत्र में। तो 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी यानी कि अमेजन बेसिन में। क्वेश्चन चलते हैं 5 की ओर। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बहुत आसान है, आप सबको पता है क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा है नहीं। तो 15 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? इसमें से ये बताना है कि रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है। ए में है चाय, बी में है कॉफी, गन्ना, गेहूं। तो आप सबको पता है, जानेंगे नहीं ना पूछा है, रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है तो चाय भी रोपण कृषि है, कॉफी भी रोपण कृषि है ना, गन्ना भी रोपण कृषि है, परंतु गेहूं खाद्यान्न फसल है, अर्थात डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज पर आधारित है? इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज पर आधारित है? तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज? धात्विक खनिज का मतलब आपका तांबा सब आ जाता है, एल्युमिनियम सब आ जाता है, परंतु सीमेंट नहीं आता है, अर्थात आप 17 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। उसमें 18 है, बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम कहाँ है? कहाँ पे है जी? नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस? तो सबको पता है बर्मिंघम जो है आपको ग्रेट ब्रिटेन में है। कहाँ पे है? ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम है ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए जवाब दीजिएगा, कौन कौन जुड़े हैं अभी तक? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन में चलते 19 की ओर। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? पूंजी, बाजार, ऊर्जा, इनमें सभी। कहने का मतलब यह है कि उद्योग लगाइएगा, उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, किसकी, यानी कि अवस्थापना का प्रमुख कारक है। तो आप फैक्ट्री कंपनी कहीं लगाइएगा तो आपको क्या चाहिए? पहले पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? जब आप सामान तैयार कर लीजिएगा, उसको बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। सामान को तैयार करने के लिए क्या चाहिए? यानी कि ऊर्जा, यानी कि पावर चाहिए, ताकत चाहिए, यानी कि बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी सभी, है ना। यानी कि आप उद्योग लगाना है, आपको पूंजी भी चाहिए, बाजार भी चाहिए और ऊर्जा अर्थात बिजली भी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 19 का डी हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, इनमें से कोई नहीं। उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? 20 नंबर का उच्च स्तर मतलब जहां पर रिसर्च होता है, खोज किया जाता है, किसमें आता है जानेंगे, तो चतुर्थ क्रियाकलाप, है ना। उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित उच्च स्तर जहां पर रिसर्च होता है, खोज किया जाता है, वैज्ञानिक सब, अब किसमें आता है? तो चतुर्थ क्रियाकलाप में। 21 है, निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? पंचम क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप के लिए बहुत ज्यादा आपके पास ज्ञान की होनी जरूरी होती है। देखो, जिसमें आप किसी को मोटिवेट करते हो, परामर्श देते हो, समझाते हो, वो है ना परामर्शदाता जो आता है, किसमें आएंगे? तो आपको है ना पंचम क्रियाकलाप में आएगा। 21 क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो जानते हैं ना पेशागत, देखो देखो, जैसे आप देखे होंगे काला जो है वकील सबका ड्रेस होता है ना। और कभी कभी आप लाल ड्रेस जो है देखिएगा स्कूल में, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होते हैं। यानी ये सब जो क्या है देखिए, और नीला भी, गुलाबी भी होता है, परंतु अगर हम बात करेंगे नहीं है, क्या कहते हैं, नहीं कहा है ना। निम्नलिखित में कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो वैसे इसका आंसर तो लाल भी पेशागत ही है, नीला भी है, काला भी है, गुलाबी भी है। यहाँ पे इनमें से कोई तो है दिया ही नहीं ऑप्शन में, नहीं है। चलिए इसको है ना बी मार के चल सकते हैं, काला को। काला तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में। देखिए इसमें जो है ना सब है काला, आप तो देखते हैं ना वकील से पहनता है, कोई ना कोई ड्रेस ऐसा है, जैसे आप लाल ड्रेस देखते हैं बच्चे जो है स्कूल छात्र पहनते हैं,
यूनिफॉर्म जो होते हैं स्कूल के बच्चों को, तो सबका होता है ना। इसलिए इसको आप चलिए सी मारिएगा, थोड़ा हमको डॉट इस पे है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 23 को। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित, तो सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, चमड़ा, है ना। कृषि के तहत जूट उद्योग क्या है? कृषि आधारित है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.6 मीटर, 1.7 मीटर, 1.5 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि मीटर गेज रेल लाइन की लंबाई कितनी होती है? मीटर गेज रेल लाइन की लंबाई, चलिए 24 का क्या हो जाएगा आपका? यानी कि इनमें से कोई नहीं होती, कितने हैं? तो 1 मीटर होती है ना। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिग इंच से संबंधित है। बिग इंच संबंधित है तो पाइपलाइन से किससे है? सबको पता है, बहुत आसान है ना, बिग इंच से है, पाइपलाइन से संबंधित है। क्वेश्चन 26 है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? नौसेना पतन, यानी विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है किस प्रकार के हैं? नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन। तो 26 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि विस्तृत पतन। 27 नंबर क्वेश्चन, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है वैंकूवर को सेंट जॉन से, डार्विन को मेलबोर्न से, एडमोंट को एंकोरेंज से। देखिए तो 27 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि डार्विन को मेलबोर्न से, यानी कि 27 का बी द राइट आंसर। उसमें 28 है, एयर इंडिया हवाई, एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया सम्मिलित है। तो जानिए कहते एयर इंडिया जैसे ही तो हवा जहाज की ना बात होगा, किस इंटरनेट से, उपग्रह से, महामार्ग से, एयर इंडिया तो वायु मार्ग से है ना। सी हो, सॉरी डी हो जाएगा 28 का डी द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन का लेवल तो ठीक ठाक है। याद रखिएगा जो मॉडल सेट में जैसा क्वेश्चन दिया जाता है उसी आधार पे आपके एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, इसी लेवल का रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो आप लोग को हम हिस्ट्री का भी हम करवा देंगे, इसके बाद मैथिली का भी क्लास होगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुआ था? है ना, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन है, कब हुआ था? 1995 में, है ना, 1995 में हुआ था विश्व व्यापार है ना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। क्वेश्चन में चलते हैं। इस ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है ना, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जकार्ता, हनोई या जेनेवा। तो 30 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि वियना, ए द राइट आंसर। ओके, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना, 30 का ए द राइट आंसर। ओके चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों का भी जवाब बहुत सही से आ रहा है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 31 की ओर। भारत जो है सदस्य है, भारत सदस्य है साप्टा का, OECD का, आसियान का, ओपेक का। बताइए फटाफट कमेंट करिएगा, भारत सदस्य किसका है? साप्टा का ना। चलिए बहुत अच्छा, आप सबका जवाब है, भारत जो है साप्टा का सदस्य है, ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बताइए फटाफट कमेंट कर देंगे। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्देशीय व्यापार, वाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, है ना। ये तो सबको आता होगा, बहुत आसान है ना। दो देशों का व्यापार जब होता है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। और जब हम राज्य के अंतर करेंगे, दो राज्य के अंतर, जैसे हिंदुस्तान में है बिहार और यूपी के बीच में अगर व्यापार हो, इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? अंतर्देशीय व्यापार। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि 32 का डी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? जैसे मान लीजिए सड़क यहाँ बनाया हुआ है और इस इधर बस्ती, इधर बस्ती, इधर बस्ती है, इधर बस्ती, इधर बस्ती है, घर बना हुआ है इधर का, है ना। मान लीजिए सड़क के सहारे किस प्रकार की बस्ती बना हुआ रहता है? बताओ, जानेंगे। तो जब भी सड़क की चर्चा की जाती है तो वहां पे आपको विशेष रूप से आपको रेखीय, है ना, क्या रेखीय बस्ती देखने को मिलेगा। किस प्रकार की? रेखीय बस्ती, है ना। चलिए तो 33 क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और अगर जानेंगे, अगर बात करेंगे पहाड़ पहाड़ पर किस प्रकार का बस्ती रहेगा? जैसे पहाड़ी इलाका है ना, यहाँ पे बस्ती क्या रहेगा? सीढ़ी नुमा, क्या रहेगा? सीढ़ी नुमा बस्ती आपको देखने को मिलेगा, है ना।
क्या पहाड़ पर आपको सीढ़ीनुमा, और जब सड़क के किनारे तो रेखीय। चलिए क्वेश्चन 34 है, शनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? शनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? 34 नंबर पैट्रिक गिडीज ने किया था, है ना, पैट्रिक गिडीज ने किया था। 35 है, मिलियन सिटी जनसंख्या कितनी होती है? जानते हैं 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो मिलियन सिटी जनसंख्या कितनी होती है? तो 10 लाख से अधिक, यानी कि 35 का सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि मिलियन सिटी यानी कि 1 के 1000, 100 के यानी 1 लाख, है ना, और 1 एम यानी कि 1 मिलियन, 1 एम यानी 1 मिलियन, मिलियन। तो मिलियन सिटी जनसंख्या कितनी होती है? तो 10 लाख होती है, 10 लाख से अधिक होती है। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? द्रविड़, भारतीय यूरोपीय, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो आप सबको पता है, क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, किस चीनी तिब्बती जो है सबसे कम है ना। 36 का जगह आपका सी हो जाएगा, यानी किस भाषाई परिवार की भारत में संख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती। अगर हम क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 37 क्या हो जाएगा आपका? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के बाद तो क्या हुआ? जनगणना ही नहीं हुआ, है ना। 2011 में जब जनगणना हुआ तो उस समय भारत की जो जनसंख्या घनत्व थी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में हमारे देश में 382 व्यक्ति निवास करते हैं, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में। और 2001 में कितना था? 324 था। 2001 में ध्यान देंगे, 2001 में जब जनगणना हुआ था कितना था? 324 था। और 2011 में कितना हो गया? तो 382 हो गया, है ना। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2011 वाला ना पूछेगा, क्योंकि 21 में जनगणना हुआ ही नहीं, कोरोना का काल था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 39 है, भारत में जनगणना का महान विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारत में जनगणना का जो महान विभाजन वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कब? 1921 में, यानी कि 39 का सीधा राइट आंसर। 40 नंबर, चलिए क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम है आयु वर्ग में? 40 नंबर क्वेश्चन, तो हरियाणा का है ना सबसे कम, ये हो जाएगा। चलिए 41 का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात इन राज्यों में किसमें सबसे ज्यादा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, है ना। तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है आपका गोवा का। 41 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 42, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो जैसे मानव विकास सूचकांक की बात किया जाए तो केरल सबसे ऊंचा है, और हमारा बिहार जो है सबसे नीचा है ना। सबसे न्यूनतम कौन है? बिहार। और सबसे ऊंचा कौन है? तो आपको केरल है। क्या? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, सिंगरैनी है राजधानी नगर, खनन नगर, पर्यटन नगर, इनमें से कोई नहीं। तो सिंगरैनी जो है आपको खनन नगर है। क्या है? सिंगरैनी खनन नगर। चलिए 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं 44 की ओर, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? पल्ली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां, इनमें से सभी। 44 का क्या हो जाएगा जाने के? तो बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां? तो गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। क्या? बी द राइट आंसर। 44 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 का बी हो जाएगा। 45 है, गाजियाबाद एक उदाहरण है। गाजियाबाद एक उदाहरण है किस प्रकार के नगर का उदाहरण है? बताइए तो फटाफट कमेंट करिए तो लोग फटाफट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गाजियाबाद एक उदाहरण है प्राचीन नगर का, मध्यकालीन नगर का, आधुनिक नगर का। क्या हो जाएगा? 45 का। तो गाजियाबाद जो है आपको आधुनिक नगर का उदाहरण है। किसका? आधुनिक नगर का। 45 का सीधा राइट आंसर। 46, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? मुंबई, दिल्ली, बताएंगे 46 का। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? तो महाराष्ट्र है, मुंबई है ना, क्या मुंबई। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 47। निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रति भूमि, नेवल बोया गया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो 47 का क्या हो जाएगा आपका? सीमांत भूमि, यानी सीधा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 48 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? हमारे हिंदुस्तान की जो कृषि है उसकी समस्या क्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत और नियमित मानसून, इनमें से सभी। अब पता है हमारे देश में जो कृषि की जो सबसे मुख्य समस्या है निम्न उत्पादकता, यानी कि उत्पादन क्षमता बहुत कम है, और विखंडित जोत यानी खेत की जो आकार है छोटे छोटे टुकड़ों में है, और नियमित मानसून, कभी वर्षा आकर के डुबो देता है, कभी वर्षा नहीं आता है तो सुखाड़ ला देता है ना। इसलिए जानेंगे भारतीय कृषि की जो समस्या है सभी हो जाएगा, डी द राइट आंसर है ना, डी। क्वेश्चन नंबर 49 है। भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो 49 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गंगा डेल्टा, ए द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन। हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है आपको किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। बहुत अच्छा, आप सबका जवाब है। क्वेश्चन 51 है। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में, पंजाब में, झारखंड में, असम में। कहाँ पे है पायकारा जल विद्युत परियोजना? कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कुछ चलते हैं 52 की ओर। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन, गंगा बेसिन, सोन बेसिन, कोसी बेसिन। कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो माही बेसिन है ना। 52 का ए द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन 53। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? छोटी बेसिन है बताइएगा। 53 का छोटी बेसिन है, गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, नर्मदा बेसिन या तापी बेसिन। क्या हो जाएगा 53 का आंसर? तापी बेसिन है ना। सबसे छोटी बेसिन कौन सा है? तो तापी बेसिन है। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे 54। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था? ए में है नरोरा, बी में है कलपक्कम, सी में है तारापुर और डी में है केगा। 54 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो अगर ये पूछा जाए भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कब और कहाँ, तो ये स्थापना इसका कब किया गया था? 1969 में है ना। तब भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना का स्थापना जो है 1969 में महाराष्ट्र तारापुर में किया गया था। 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 55। नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो 55 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो नोआ मुंडी लौह अयस्क जो है आपका झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है ना, जो हमारे बिहार से अलग हुआ था। 56 है। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? नागालैंड, तमिलनाडु, झारखंड या त्रिपुरा। तो 56 में क्या हो जाएगा आपका? झारखंड जो है ना गोंडवाना कोयला के लिए काफी फेमस है, प्रसिद्ध है। तो 57 है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? कितना आसान है ना। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं? तो असम जो है ना प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। आगे उसमें चलते हैं 58 की ओर। देखिए 58 क्वेश्चन। पंचपट्टा मालिक खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपट्टा मालिक खान किस खनिज से संबंधित है? सोना, यूरेनियम, पेट्रोलियम, बॉक्साइड। क्या हो जाएगा 58 का? बॉक्साइड हो जाएगा है ना। 59 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित हैं? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो 59 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी यानी कर्नाटक। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन चलते हैं 60 पे। बेला डीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेला डीला जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखेंगे ऑप्शन नंबर, देखेंगे 4 ऑप्शन है। तो बेला डीला जो है ना, क्या बेला डीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए में है लो एस, बी में है कोयला, सी में है तांबा, डी में है अवरक्त। हो जाएगा, तब का ए हो जाएगा, लो एस के लिए बेला डीला प्रसिद्ध है। उसमें 61 है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक? ए में है कोलकाना से, देखो जो लिखा है कोलकाता से कोलकाना, कोलकाना से हावड़ा तक, कोलकाता से मोदिनीपुर तक, बांसबेरिया से रिसरा तक, है ना, बांसबेरिया से बिरला नगर तक। 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बांसबेरिया से बिरला नगर तक। ये कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार जो है बांसबेरिया से बिरला नगर तक, यानी कि 61 का डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 62 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड। तो सबको पता है राउरकेला इस्पात, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लिखाया गया क्वेश्चन है, पढ़ाया गया क्वेश्चन है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? 62 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी यानी कि उड़ीसा। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। 63 है, हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग, आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो 63 का जो आपको आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी, छोटे मोटे उद्योग है ना। अरे हथकरघा उद्योग तो छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है, बी हो जाएगा 64 नंबर। चलिए तो आप थोड़ा 1 मिनट के लिए ब्रेक, 1 मिनट के लिए 10 सेकंड के लिए बताइए आज क्लास कैसा चल रहा है आप लोगों का। तो अभी तक जो जो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, और जो भी पहले बार चैनल पर जुड़े हैं सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको इस चैनल के माध्यम से आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी तो कराई ही जाएगी, इसके साथ साथ हिंदी और मैथिली साइंस के बच्चे के लिए भी तैयारी की जाएगी, तैयारी करवाया जाता है। और आप लोग आज शाम में जो है ना बिहार बोर्ड मैथिली का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका आंसर देख सकते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र सम्मिलित है, गद्दी से, मसाई से, बेंदा से, इनमें से कोई नहीं। तो 64 हो जाएगा आपका एक, गद्दी से। भरमौर जनजाति क्षेत्र किससे है? तो गद्दी से सम्मिलित है। 65 नीरू मीरू सम्मिलित है, नीरू मीरू जल संवर्ष प्रबंधन से, सिंचाई प्रबंधन से, प्रदूषण प्रबंधन से या पर्यावरण प्रबंधन से। तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, जल संवर्ष प्रबंधन से नीरू मीरू, है ना। नंबर 66 है, अम्ल वर्षा का क्या कारण है? अम्ल वर्षा का क्या कारण है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि वायु। अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण, आप सबको पता है। 67 नंबर, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है कोलकाता को दिल्ली से, गुवाहाटी को पालनपुर से, कानपुर को पोरबंदर से, सिलचर को पोरबंदर से। क्या? तो पूर्व पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको? सिलचर से, है ना, सिलचर को पोरबंदर से। आंसर आपका डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, मंगलोर पतन कहाँ है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या गुजरात। मंगलोर पतन कहाँ है प्यारे बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि कर्नाटक में है मंगलोर पतन। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? 69 का आपका डी, 1923 में। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो प्रसारित हुआ था 1923 में। 70 है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? तो 70 का हो जाएगा आपका सी यानी कि पांचवी, है ना। इस प्रकार से हमने आपको 70 क्वेश्चन करवा दिए, है नहीं। जितने भी क्वेश्चन है 70 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आपको इस मॉडल सेट से 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिल जाएगा। इसलिए यानी कि इस सेशन को एक नहीं 2-3 बार आप बार रिवीजन कर लीजिए, अच्छा से याद कर लीजिए, जो आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाए। इसके बाद आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन है, देख सकते हैं, जो कितने हैं 10 क्वेश्चन है, इसमें आपको कितना बनाना है, सॉरी